अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तारड़ साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सब सर को सुनते ही रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। आपके देखने वालों को सबको मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम, बल्कि मैं ये कहूंगा दंडवत प्रणाम। और दूसरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और उसके बाद ये कि आज 26 जनवरी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंडियन फ्रेंड्स। आज उनका मैं बल्कि देख रहा था, काफी खबरें पढ़ रहा था, इस गहमा गहमी है इंडिया में। आज उनका नेशनल डे है, जी सर, रिपब्लिक डे है आज उनका। Republic Day. रिपब्लिक डे मना रहे हैं, World बिल्कुल। Republic Day. So जी जी, congratulations to all of them. थैंक यू सो मच सर। तो सर, हम आज बात करेंगे सबसे पहले खान साहब के चाइना विजिट के बारे में। क्या उम्मीदें हैं? और चाइना तो काफी नाराज लग रहा था, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या बात करने के लिए जा रहे हैं और क्या आगे प्रोग्रेस क्या होगी? आरजू, मैं ये कहना चाहूंगा कि गनी साहब जब अमेरिका आए थे, तो मुझे अभी याद है कि हम्म, एक जगह एक टीवी पर बैठ के मैंने कहा था वो अपना रिटायरमेंट पैकेज लेने के लिए आए, और वही हुआ हम्म, कि वो यहाँ जी से गए और वो रिटायरमेंट पैकेज लेके, पैसे लेके गए, कुछ सेनेटर से मिलके गए, और थोड़े दिनों बाद ही वो दुबई ट्रांसफर हो गए। और वहां पे रशियन डिप्लोमेट ने कहा था वो कि बहुत ज्यादा मिलियंस डॉलर्स कैश लेके गए हैं। खान साहब अब देखें, उसी तरह का पैकेज मेरा ख्याल में ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन देखें किस हद तक मिलता है। चाइना नाराज है आपसे। और दूसरा ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या ख्याल है खान साहब, आप जहां जा रहे हैं, चाइनीज अखबारें नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, आपका नंबर जो 140वां आया है ट्रांसपोरेसी इंटरनेशनल का, कि आप करप्शन में आप डूबे हुए हैं बिल्कुल। तो इन हालात में कौन सा बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा? मैं बताता हूं, मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव है खान साहब के, वो इन्वेस्टमेंट लेने जाना। उसके बाद वहां पे जो ओलंपिक है, वहां पे सारा अमेरिका और यूरोप ने उसका बाइकाट किया है, और आप उनके फ्रेंडशिप के लिए आप चाहते हैं कि हम वहां जाएं और कुछ पैसे मिल जाए। आप वहां पे ओलंपिक में जाएंगे उनको सपोर्ट करने, और सिवाय पैसे लेने के और कुछ भी नहीं है। जिस तरह मैंने कहा है कि आपकी हर पॉलिसी के पीछे डॉलर आप नजर आ रहा होता है, और वो डॉलर के लिए जा रहे हैं। लेकिन चाइनीज को पता है कि आप करप्ट लोग हैं। आपको कोविड के पैसे दिए जाए और आपने 40 अरब रुपया वहां से लूट लिया है। आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन चीजों को नहीं देख रही? वॉशिंगटन डीसी में आपकी रिप्यूट 2-3 नाम जो है वो मुसलसल आपके पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं: डबल गेमर और करप्शन और नॉन सीरियस। और ये चीजें बिल्कुल इस वक्त, जब तक ये, मेरे ख्याल में जिस तरह के हालात है पाकिस्तान के, मैं तो मशवरा खान साहब को दूंगा कि ना जाएं आप। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो बनाना रिपब्लिक्स होते हैं, वहां के जब प्रीमियर या रूलर जाते हैं तो वापस नहीं आते। आप लेकिन सर, इनको इनको आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको चाइना कोई पैसे दे देगा? इसलिए कि चाइना तो उल्टा इनसे मांग रहा है। चाइना तो कह रहा है कि आप हमें इतनी पेमेंट करें। कभी जो दासू डैम मिल जो लोग उनके मारे गए थे, कभी उनके नाम पे। चाइना तो देने के मूड में नहीं है। चाइना देने के मूड में नहीं है, लेकिन इन्होंने तैयारी की है। इन्होंने 37 जो रेगुलेशन है उनको रिवर्स किया है चाइनीज सीपैक के काम को जारी करने के लिए। खान साहब ने एक वन विंडो ऑपरेशन, एक मजाक और करने की कोशिश की है। और इन्होंने एक और बनाया प्रिंसिपल, एक असूल बनाया कि एवरी 15 डेज प्राइम मिनिस्टर विल बी ब्रीफ्ड ऑन सीपैक्स परफॉर्मेंस। लेकिन खान साहब अब कहते हैं ना कि अब वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब मेरे ख्याल में टू लेट। अब ये अगली रजीम जो आएगी वही इस चीज को डील करेगी। आप अब इस तरह करें, तैयारियां करें कि आप वकीलों की फीसें इकट्ठी करें जो आपके ऊपर केसेस बनेंगे। मेरे ख्याल में हो सकता है वकीलों की फीसें लेने जा रहे हो चाइना। ये भी एक सोचा जा सकता है। अब तो वो हालात ये हो रहे हैं कि अब आपका कैंप जो है, वो जहाज जब डूबने जाता है तो चूहे जिस तरह भागते हैं उस तरह वो भागने शुरू हो चुके हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से शौकत तरीन साहब जो है वो उड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, कोविड का बहाना करके घर में बैठे हुए हैं। उनका क्लैश मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, आपके गवर्नर स्टेट बैंक के साथ उनका पर्सनल क्लैश है, और उस क्लैश की वजह से आपस में उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और आजकल वो भी जो है वो आपके तैयारियां कर रहे हैं उड़ने के लिए। और एक मेरी और इंफॉर्मेशन है कि इस वक्त नून लीग परेशान है आरजू के। वो समझते हैं कि इतने लोग उनसे रिजू कर रहे हैं, इतने लोगों को वो नून लीग में अकोमोडेट किस तरह करेंगे, ये क्वेश्चन बल्कि इस वक्त चल रहा है।
क्योंकि ये मांगे तांगे लोग थे, इलेक्टेबल थे ना, ये पीटीआई के लोग थोड़ी थे। जाहिर है उन्होंने अपनी वापस पार्टियों में जाकर एडजस्ट होना है, उन्होंने नून लीग में एडजस्ट होना है, उन्होंने पीएस पार्टी में एडजस्ट होना है। तो इन दोनों पार्टियों को इस वक्त इशू आ रहा है कि इन लोगों को, पीटीआई को हम किस तरह एडजस्ट करेंगे। तो ये इशू चल रहा है। तो इन हालात में खान साहब चाइना जाए, चाहे जहां मर्जी जाए, मैं तो अगले दिन एक जगह पे ये भी बात कर रहा था कि एक मिनट के लिए सोचें कि आपके पड़ोसी ने, भारत ने S-400 लिया, उन्होंने राइफल त्यारे लिए, लेकिन अगर आपकी चाइना के साथ अगर इंडिया की चाइना के साथ दुश्मनी ना होती तो फिर आपके क्या हालात होने थे। अभी तो मैंने सुना है कि आप S-400 को काउंटर कर रहे हैं ड्रोन के जरिए, कभी कहते हैं हम ड्रोन के साथ काउंटर कर लेंगे, उधर से वो त्यारे आ गए हैं। और चाइना के त्यारे, चाइना तो अपना ढंग का स्मार्टफोन नहीं बना सकता, उनके त्यारे किस तरह उड़ेंगे भाई। बिल्कुल चीज मेरा आजू बल्कि क्वेश्चन मार्क है। आप जहां बैठी हैं या आपके देखने वाले जहां बैठे हैं, एक मिनट जरा नजर दौड़ाएं आपके आसपास चाइना के कितने ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं आप। चाइना की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो ड्यूरेबल है। चाइना किस चीज के लिए मशहूर है दुनिया में? कॉपी करने के लिए और फ्रॉड में। चाइना और टर्की के साथ, इनके साथ आपके रिलेशनशिप सिर्फ उनके पीछे एक चीज है कि उनकी कल्चर में जिस तरह आप करप्शन में डूबे हुए हैं, इसी तरह वो करप्ट है। करप्शन इज पार्ट ऑफ चाइनीज कल्चर। आप इसीलिए भाग भाग के चाइना जाते हैं, आप इसीलिए आपकी सारी दौड़ें चाइना लगती हैं। और आपको, बल्कि आप, मुझे अभी भूलता नहीं है कि पिछली दफा वो प्रेसिडेंट शी ने लफ्ज इस्तेमाल किया था, आयरन फ्रेंड। पाकिस्तान इज आयरन फ्रेंड। भाई करप्ट लोगों की देखे ना, करप्ट एक जैसे लोगों के साथ आपकी हम मंगी है, वो भी करप्ट है, आप भी करप्ट है। आप भी कमीशन लेते हैं, वो कमीशन दे के खुश होते हैं आपकी चीजें, लेकिन वो जहां घुसे हैं वो डॉलर बेस अपने इक्तिसादी मुआशी फायदे के लिए घुसे हैं और अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करके निकले हैं। ये मुगालता है। आप लोग इस खुशी में ना रहें कि आपकी, वो कहते हैं हिमालय से ऊपर आपकी दोस्ती चढ़ गई है, लेकिन आप ये जो कुछ भी करने वाले हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो भी फैसले करने वाले हैं, जो सरों पे हाथ रखते हैं, जिस तरह शेख रशीद साहब ने फरमाया था कि हमारे सर पे हाथ था, अब वही हाथ किसी के गिरेबान पे जाएगा। वो जो हाथ रखने वाले लोग हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि घंटों में, मिनटों में फैसले करें। ये जो फजलुर रहमान साहब एक सूबे में जीत चुके हैं और दूसरा पंजाब के अंदर जो टीएलपी का जो चीजें पक रही हैं, और जिस तरीके से आपके धमाके अनारकली में और दूसरी चीजें शुरू हो चुकी है, आप जल्दी से जल्दी फैसला करें, दुनिया देख रही है। और दूसरा, एक सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि इस वक्त आपके 25 करोड़ लोग मायूस हैं, गुर्बत में पिस रहे हैं। आपने महंगाई उनके सर पे मारी है, दूसरा खंजर आपकी करप्शन का है, तीसरा खंजर साथ अगर दहशतगर्दी का साथ लगा तो मैं समझता हूं कि आप अगले साल इसी ट्रांसपेरेंसी में आप 180 नंबर पर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन साथ ही इनके, जैसे आपने बात की नून लीग की और आपने कहा इनके साथी छोड़ के भाग रहे हैं, उसमें एक शहजाद अकबर साहब भी हैं जो बड़ा पेपर हिला हिला के बताते थे कि जी मैंने नून लीग के खिलाफ जो है बड़ी चीजें जमा कर ली हैं, और अब उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया है। इसी तरह से इनके कई और लोग भी जा रहे हैं, जिसमें इनके एक नूर आलम खान साहब हैं जिन्होंने कहा था असेंबली में खड़े होके कि सामने की जितनी 3-4 नशिस्तें इनको अगर ईसीएल में डाल दें तो पाकिस्तान संभाला जा सकता है। मैं माई हैड ऑफ टू नूर आलम। मैं समझता हूं उन्होंने वोकल होके इस दौर में असेंबली के फ्लोर से जो बात कही है, ये इसके बगैर हल नहीं है। जब तक जो करंट रजीम के तकरीबन 500 के करीब लोग, जब तक आप ईसीएल में उनको नहीं डालेंगे, वो पाकिस्तान के हालात नहीं सुधरेंगे। क्योंकि आपकी अदालतों की भी परफॉर्मेंस आपको पता है, आपकी अकाउंटेबिलिटी नैब का भी आपको पता है, मैं हैरान होता रहता हूं। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही है कि, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने नेशनल फ्लोर से कहा दैट इज द ओनली सोल्यूशन। आपके एक वजीर ने कहा था कि शायद हम सऊदी अरेबिया की तरह होते तो हम भी पैसे वसूल करते। तो भाई वो फरिश्ते आएंगे, आपके पास पावर है, आप हुकूमत में बैठे हैं। तो अगर हुकूमती पार्टी अगर यह कहे कि काश हम सऊदी अरेबिया होते, तो फिर आपको हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं है। आपके बारे में जो बल्कि एक और है, मैं जो एक बात भूल गया हूं कि वाशिंगटन डीसी में क्या समझा जाता है। इन्होंने बोल के आपको कहा कि आपकी हाइब्रिड गवर्नमेंट है, आपकी हाइब्रिड गवर्नमेंट है। यहां से वाशिंगटन डीसी ने, किसी ने सीएनएन पे कहा था कि खान साहब इज द मेयर ऑफ इस्लामाबाद। बिल्कुल कहा। बिल्कुल। तो फिर अगर आपका वजीर ये कहे, एक वजीर ये कहे कि काश हम सऊदी अरेबिया होते, तो इसका मतलब है कि यू आर पावरलेस। और दूसरा वजीर कह दे अगर
कि हम हमारे सरों पे हाथ रखा था तो हम आए थे, तो फिर तो आपका 2018 का इलेक्शन ही मुतनाज़ है। आपके पास तो अखलाकी जवाज ही कोई नहीं है। आप तो हाइब्रिड हैं, आप तो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं उनके लिए भी अब सवालिया निशान है कि उनको भी इन्होंने बदनाम किया है। आजकल आज की जो करप्शन है ये उनको साथ उनके भी नाम लिए जाएंगे। ये जल्दी से जल्दी इनको करना चाहिए फैसला कि हम कहां जाएंगे, वरना एक जो इंस्टीट्यूशन जो ऑर्गेनाइज्ड है, आरजू अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस, मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा है, उसमें जब गवर्नमेंट को डिफाइन किया जाता है तो वो कहा जाता है जब गवर्नमेंट जब लोग और सोसाइटी बनी है तो इस हमारे मुआशरे में जो ऑर्गेनाइज पार्टी ऑर्गेनाइज्ड हो, यूनिफॉर्म्ड हो और एक कमांड के अंदर काम करे, उसका राइट होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने का। वो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि आपका पाक एक डेवलपिंग कंट्री बनाना रिपब्लिक के अंदर किस पार्टी का राइट है गवर्नमेंट फॉर्म करने का। आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। यूनिफॉर्म कौन है? कमांड लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड है और कमिटेड है। लेकिन सर अभी सर संडे को जो इमरान खान साहब ने लाइव कॉल्स ली थी, मैं वैसे इस तरफ भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि लग रहा था जैसे खान साहब रो रहे हैं कि क्या बात है, कि वो लोगों से कह रहे थे कि जी अब मुझे कोई शौक नहीं कि मैं बैठ के जो है ना वो लोगों की बातें सुनूं, बल्कि उन्होंने वर्ड घटिया यूज किया जो कि बहुत लोगों ने एतराज किया उस पे। मेरा जो उस पे ओपिनियन है कि अपोजिशन को तो वो धमकी दे नहीं सकते, उसकी वजह के मैं समझता हूँ कमजोर तरीन अपोजिशन है इस वक्त पाकिस्तान में बैठी। अगर वो अपने लाने वालों को कह रहे हैं तो ये बिल्कुल इसी तरह मुतरादिफ है कि जिस तरह एक बच्चा, आवारा बच्चा अपने बाप को कहे कि डैडी अगर मैं घर से भाग गया तो फिर क्या होगा, आपकी दुकान कौन चलाएगा। ये बिल्कुल उसी के मुतरादिफ। खान साहब एक थके हुआ कप्तान अपनी बातों को अपनी कॉल में मुतनाज़ा कर दिया। पहले कहा जी मैं 2 टर्म करूंगा, ये भी टर्म करूंगा, अगली भी करूंगा, और साथ ही ये कह दिया कि अगर मुझे निकाला। वो पहले एक साहब से वो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब ये कहा जा रहा है अगर मुझे निकाला। ये उसी मूवी का ये दूसरा पार्ट है, अभी 3rd पार्ट आएगा। लेकिन ये कि आरजू, मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला, देखिए मैं हमेशा मेरी मादरे मिल्लत है पाकिस्तान, और मैं हमेशा उसके लिए दुआ गो हूं, दर्दमंद हूं, और जिस तरीके से उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं 74 साल से, उसके लिए मैं खुद मुतासरीन पाकिस्तान, मुतासरीन पीटीआई हूं। लेकिन मेरी हमेशा ये दुआ रही है कि कोई लीडर आए, कोई पाकिस्तानी लीडर आए। ये जो उधारे ओवरसीज इंपोर्टेड आप लेके जाते हैं ना, इंपोर्टेड ये नुमाइंदे, इनसे बचाए अल्लाह ताला आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तो या तो टेक्नोक्रेट लेके जाएं आप यहां से, तो मैं मानूं भाई आप पीएचडी डॉक्टर लेके जा रहे हैं, इकोनॉमिस्ट लेके जा रहे हैं, आप सर्जन लेके जा रहे हैं, तब तो और यहाँ के लल्ले तलल्ले जिनको हम लोग जानते हैं, सदियों से सालों से यहाँ बैठे हैं, जिनको यहाँ को नहीं जानता, जो अपने मोहल्ले से काउंसलर का इलेक्शन जीतने की सलाहियत नहीं रखते, आपने उनको झंडों वाली गाड़ियां पकड़ा दी, तो वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे ना, आपका नंबर 140 पे। वो करप्शन में लदे हुए हैं। मैं हमेशा कंपैरिजन करता हूं आरजू, कि कुछ लोग जो लोकल इलेक्शन जीत कर आते हैं, उन्हें फिर होता है चले यार हम पार्टी स्विच कर लेंगे लेकिन रहेंगे यही। खान साहब जिन बच्चों को वहां लेकर गए थे, उन्हें पता था कि हमें अपने मोहल्ले के किराने की दुकान से सिगरेट उधारे नहीं मिलते। उन्हें पता था कि हम सिर्फ 1 वे टिकट पे जाएंगे। उन्होंने इस बेदर्दी के साथ लूटा है कि उन्हें पता था कि हम दोबारा नहीं आ सकते। उन्होंने इतने बेदर्दी से छीला पाकिस्तान को, वो तो नजर आ रहा है। और मजे की बात जो आप बात कर रही है कि ट्रांसपेरेंसी की ज्यादातर लोगों को अंदाजा नहीं है। आधे लोग कह देंगे जी असद गिलानी साहब जो उस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हेड है पाकिस्तान, कहते हैं जी वो नून लीग के साथ मिले हुए हैं। और खुदारा ये इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्टों को लेकर खान साहब तकरीरें करते थे, भाई नवाज शरीफ से इस्तीफे मांगते थे ये। और दूसरा जो उनकी वाइस चेयरमैन है, मैं पर्सनली जानता हूं जस्टिस नासरा इकबाल को, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहा था, शी वाज माय टीचर, हमें टॉर्ट्स पढ़ाती थी वो, और उनकी बहुत अच्छी रिप्यूट है जुडिशरी के अंदर। और तीसरी बात यह कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तानी थोड़ी है कि पैसे लेकर रिपोर्ट बना देगी आप। उनका हेडक्वार्टर तो है अमेरिका में। लेकिन सर इनका तो ये अंदाज है ना कि अगर खुद पकड़े गए तो कह देंगे कि नहीं जी ये गलत है, और अगर दूसरे के ऊपर है तो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन खान साहब ने तो बड़े दावे किए थे जी मेरे पास तो बड़ी बहुत एक्सपर्ट्स की टीम है, सब कुछ कहा था। लेकिन सर फॉरेन पॉलिसी भी हमारी फेल है। अफगानिस्तान हमसे नाराज है, इंडिया हमसे नाराज है, चाइना भी अब खफा नजर आ रहा है, अमेरिका भी उसी लिस्ट में आ जाता है। और ये रशिया के साथ बड़े अपने ताल्लुकात बता रहे हैं कि जी रशियन जो प्रेसिडेंट है उसने मुझे फोन कर दिया, उससे मेरी फोन मैं थोड़ा सा कंपैरिजन दूंगा आपको यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा मजेदार कंपैरिजन दूंगा।
आज जरा 1 मिनट के लिए सोचें, आप अपने फॉरेन मिनिस्टर का कंपैरिजन आपके भारत के फॉरेन मिनिस्टर के साथ करें। कुरैशी साहब वर्सेस जयशंकर, जरा लगाए। कुरैशी साहब is interested in Multan's politics. Qureshi साहब is interested to become a chief minister. Qureshi साहब interested in to become foreign minister. जयशंकर की प्रायोरिटी क्या है? जरा देखिए गौर से, गौर करें इसमें कि उसने प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश उसकी ख्वाहिश चीफ मिनिस्टर बनने की जयशंकर की। फिर आपके, मैं कंपैरिजन अगले दिन कर रहा था, आप जिस तरह आपकी पीआईए के हालात है वही हालात आपकी फॉरेन ऑफिस के, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री के। आप जरा देखें आपका यहाँ अमेरिका के अंदर एम्बेसडर जो आ रहा है उसके क्या हालात हो रहे हैं। सर आपने कभी देखा है कि किसी फॉरेन ऑफिस के अंदर, इंडियन फॉरेन ऑफिस के अंदर जो है कोई टिकटॉकर चला गया और उसने जाके वहां पे वीडियो बना लिया? हमारे यहाँ ही होता है इस तरह के काम। आपकी पूरी कैबिनेट जो है वो तो हरीम शाह के फोन के अंदर कहते हैं ना कि वो जादूगर की जान मैना के पिंजरे मैना में होती। आपकी पूरी कैबिनेट की इज्जत आबरू जो है वो तो एक खातून के फोन के अंदर मौजूद है, और उसने उसका मुजाहरा किया अगले दिन लंदन में बैठ के। बिल्कुल, उसने कहा जाओ पहले शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ो, मुझे तो तुम हाथ में नहीं लगा सकते हो, ये पैसे पड़े मैं लेके आई हूं। फैट ऑफ जब आपके ऊपर आपके 27 में से 26 आपने शर्तें मानी है, लेकिन ये देखिए हरीम शाह की शर्त कौन मानेगा? किस मुंह के साथ फैटअप में जाएंगे आप? तो ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। जिस तरीके से आपने ये बोए हैं, आप बातें 3.5 साल इन्होंने इसी चीज पे लगा दिया कि ये चोर थे, पिछले लूट गए। देखिए अब तो जवाद साहब, अहमद जवाद साहब, उन्होंने पूरे का पूरा उन्होंने कपड़े उतार के रख दिए। उन्होंने कहा ये खान साहब के सामने बोलना तो इम्पॉसिबल है। खान साहब को तो एक बात बतानी, इनके जो आसपास लोग हैं वो तो इज्जत माप जो है मुगलिया दौर के दरबार के अंदर, वो तो कोई बात बता ही नहीं सकते। अगर उन पर तनकीद की जाए उनको फौरन निकाल दिया जाता है। तो नहीं सर, सर आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहे थे, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ। सर हम तो उनमें, मेरा नहीं ख्याल कि हम कहीं से भी उनके साथ कोई कंपेयर कर सकते हैं ना। उनकी फौज में से कभी हमने देखा कि उनके कोई आर्मी चीफ या कोई भी उनके फौज के जो आला ओहदों पर होते हैं, हमने नहीं देखा कि उनके कोई कॉर्नर के प्लॉट निकल रहे हो, उन्होंने कोई डीएचए बनाया हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, उनके बाहर कंट्री में कोई आइलैंड निकल आया हो। हमारे तो मतलब जो निकलता है वो एक अलग ही नमूना होता है। उसका जवाब मैं देना चाहूंगा, उसका जवाब ये देना चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उनका नंबर 50 है। आपके हुजम और साइज के लिहाज से आपसे वो 10 गुना बड़ा कंट्री, वो 85 नंबर पर 2 साल से आ रहे हैं। आपने अब डबल पे चले गए। आपका डॉलर का, आप मेरे ख्याल आप डॉलर के रेट को तो नहीं साथ कंपेयर कर रहे कि आप भी 180 पे जाना चाहते हैं। डॉलर भी आपका 200 का है और आप 200 के करीब भी जाना चाहते हैं करप्शन में भी। जरा मैं समझता हूँ कि ये जो आपके डिसीजन मेकर है, ये क्या सोचते होंगे, इनकी क्या सोचे हैं, क्या मॉरल्स हैं इनके? हर चीज का तो इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं, इस चीज का भी कंपैरिजन करें कि वो 85 नंबर पर है करप्शन में, आपका 140वां नंबर है। इस पे कोई कंपैरिजन नहीं है। वो त्यारे लें फौरन, आपने कुछ ना कुछ कहीं से कुछ चाहे चोरी करके मांग के लें, मिन्नतें करें। ये तो आपको खैरात में त्यारे जो दिए चाइना ने, पता नहीं चलने भी नहीं चलने वो। लेकिन अगर भी सोचें कि अगर चाइना की दुश्मनी इंडिया के साथ ना होती तो फिर क्या करना था? वो तो उन्होंने इंडिया के साथ दुश्मनी में त्यारे दिए आप। बिल्कुल। और चाइना दोस्त नहीं है सर। चाइना दोस्त होता तो दोस्त पैसे अगर देते हैं या कर्जा देते हैं तो इस तरह से पूरी कंट्री को जो है ना वो गिरवी नहीं रख लेते कि जी ये एयरपोर्ट भी ले लो, तो मोटरवे भी ले लो, बिल्डिंग्स भी ले लो। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में मुझे एक डिप्लोमेट जो थे, एम्बेसडर थे, एक्स एम्बेसडर थे अमेरिकन, यहाँ पे एक दफा मिले। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे कहा 2016-2017 की बात, उन्होंने कहा यार प्लीज अपने पाकिस्तानी दोस्तों को समझाओ कि अमेरिका जब भी देता है ग्रांट देता है, एड देता है। चाइना जब भी देता है वो लोन इस टर्म्स पे देता है कि आप अपने लोगों को बताने के काबिल भी नहीं होते। तो बिल्कुल उनकी बात ठीक थी। कभी इन्होंने डिस्क्लोज किया चाइना की डीलें? इन्होंने सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि सबसे बड़ी बात, मैं हिस्ट्री चाइना की पढ़ रहा था, उन्होंने एक उनकी आर्मी बेस है अफ्रीका में जिबूती, और दूसरा जिस तरीके से श्रीलंका में घुसे और वहां पे करप्शन में उन्होंने क्या किया है, दूसरे कई ममालिक में जो उन्होंने अपने कर्जे दिए या प्रोजेक्ट बनाए हैं, किस तरीके से वो टेक ओवर करते हैं। मैं हैरान हो गया हूं कि वहां की जो करप्ट रजीम है, जिस तरह पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने देखा था कई लोगों को प्राइवेट फर्मों को कर्जे दे देते हैं। जो आपके पॉलिटिशियन या स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनके रिश्तेदारों के जरिए बोगस कॉर्पोरेशन बनाई जाती हैं, उनको कर्जे दिए जाते हैं।
जो कि डिस्क्लोज नहीं किया जाता। मेरा करप्शन है ना, करप्शन में आप भी खुश हैं, चाइना भी खुश है, उनके भी वो भी करप्शन में ऊपर वाले नंबरों में, वो भी आप भी खुश हैं। लेकिन सर देखिएगा, आप जब भी गवर्नमेंट जाएगी इमरान खान साहब की, उसके बाद इमरान खान के ऊपर भी बहुत से करप्शन के केसेस लेकिन निकलेंगे। ऐसा नहीं है देखिए, कि ये क्लीन नहीं, ये मिस्टर क्लीन नहीं निकलेंगे। नहीं ऑफ कोर्स, वो तो देखे ना आज वो क्या नाम है उनका, जो जियो के हैं, वो जो इनके बहुत बड़े सपोर्टर थे, कराची के एंकर हैं, जो आज उन्होंने कहा है कि मैं आगे इनके करप्शन के ऊपर जो है उनके केसेस निकालूंगा। लेकिन अफसोस की बात यह है आरजू, केसेस तो आएंगे, केसेस तो पहले भी मौजूद थे। देखें, आपके कहीं 139 पे थे जरदारी दौर में आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लेकिन उसका हल कोई नहीं। अदालत देखे ना, मैं एक आपसे कहूंगा, आप एक हाई कोर्ट के जज की जरा अपॉइंटमेंट का प्रोसेस देखें। मैं आपकी आवाम को एक फूड फॉर थॉट दूंगा, राना शमीम साहब जो बिल्तिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट देखें किस तरह हुई थी, उसके क्या सियासी अवामल थे, वो किस किस को फेवर देकर हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए थे। फिर वही लोग आगे आते हैं, वही फिर इनकी फेवर वापस देते हैं। केस बनाना मसला नहीं होता, सजा देना मसला। केस तो वापस ले लेते हैं। ये मुझे सर सजा तो किसी को नहीं होती, अभी तक हमने तो नहीं देखा करप्शन पे किसी को सजा हुई हो। नहीं सर, आप इसकी बात देखें, आप फॉरेन फंडिंग में केस देख लें, फॉरेन फंडिंग के केस पे किस तरीके से उसको इल्तवा किया गया, डिले किया गया, पूरा 4 साल अपना पूरा कर लिया, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं सामने आ रहा है। और सर इसी तरह से फैसल वावडा के केस का फैसला सामने नहीं आ रहा, कब से चल रहा फैसल वावडा का केस? उसने नेशनलिटी फॉरम रखी है, उसके ऊपर कोई केस है। तो ये केस बनाना तो कुछ भी नहीं ना, केसेस तो 100 केस बना के बैठे हैं। वो तो एक दूसरी बात है, आपके जो अभी जिन्होंने रिजाइन दिया है, केसेस तो उन्होंने बहुत बनाए थे, लेकिन कोर्ट में ये भी चीज प्रूव नहीं कर सके। शहजाद अकबर, तो उसमें ये कहना था कि केसेस तो इनके ऊपर बनेंगे, केसेस तो होंगे, केसेस इनके जाने के बाद क्या बनेंगे, 140 अरब 120 अरब रुपया जो वजीर आजम के कोविड फंड से निकला है, वो तो आज भी निकल चुका है ना। लेकिन ये कि किसी को अखलाकी जवाब, किसी के पास कुछ हो तो कुछ जवाब दे, और वो भी अकाउंटेंट जनरल ने रिपोर्ट में लिखा है, वो भी IMF की कंडीशन की वजह से सामने आ गए, वरना तो पी जाना था इन्होंने। वो 100 अरब रुपया आप पी जाते हैं आराम के साथ, और कहते हैं ना, इडकार भी नहीं मारते। देखिए, हमने करोड़ों की करप्शन देखी थी, अरबों की नहीं देखी थी, और ऐसे बच्चे कर रहे हैं जिनकी अभी दाढ़ी मूछे भी नहीं पूरी आई, कसम से। सर घर में सीखा होगा ना, बड़ों को करते देखा होगा तो सीख गए होंगे जल्दी। लेकिन सर हम अगर बात करें यूक्रेन की और अमेरिका रशिया की, जो आजकल बड़ी न्यूज चल रही है, बार बार अपडेट्स आ रही हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यूक्रेन के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये है, मैं समझता हूं, मैं ब्लेम करूंगा अमेरिका को। अमेरिका का कमजोर होना, पूरी दुनिया का बैलेंस खराब हो चुका है। उसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा कि ये बराक ओबामा दौर में यूक्रेन का हिस्सा था क्रीमिया को रशिया ने टेक ओवर कर लिया था। बराक ओबामा साहब बस देखते ही रहे, और इस वक्त अमेरिका में समझा जाता है ये बराक ओबामा की थर्ड टर्म चल रही है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, उन बेचारों की तो सेहत, उनकी एज इतनी ज्यादा ज़ईफ है वो, कि उनको पता ही नहीं है कि मैं प्रेसिडेंट हूं या सेनेटर हूं। तो यहाँ पे इस वक्त जो ओबामा दौर के लोग थे, वो सारा वॉशिंगटन DC वो कंट्रोल करके चला रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है टोनी बिल्कन की। टोनी बिल्कन ओबामा के एडवाइजर थे। ईरान की जो डील अमेरिका के साथ ओबामा की हुई थी, इसके मूजब हुई थी। तो इस पे ओबामा साहब की वीक फॉरेन पॉलिसी और इनके माइंडसेट को पुतिन जैसे मंझे हुए लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। चाइना ने भी कैलकुलेट कर लिया था कि इनकी प्रायोरिटी अमेरिका के अंदर सोशलिज्म है, ये फॉरेन अपनी पॉलिसी पे दे आर नॉट सीरियस। दूसरा, अगर देखा जाए फंडामेंटल डिफरेंस इन बिटवीन रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी, जो डिफेंस है, जो पेंटागन है, वो रिपब्लिकन पार्टी उसको स्ट्रॉन्ग करती है, आर्मी को सपोर्ट रिपब्लिकन पार्टी करती है। डेमोक्रेट पार्टी डिफेंस के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहती। वो देखे एनवायरनमेंट के खिलाफ जाते हैं, गैस पेट्रोल की प्राइसें बढ़ जाती हैं, वो अपनी प्रायोरिटी पे जाते हैं सोशलिज्म की तरफ, वो फौज और इन चीजों में नहीं एंगेज होते डेमोक्रेट पार्टी, और आज भी वही इस वक्त आधे कंट्री को वही रूल कर रहे हैं। तो इन हालात में उनको पता था पुतिन को कि ये मर्दे बीमार हैं और इसका फायदा उठाएं, और वो उठा रहे हैं। यूक्रेन इस वक्त 127,000 फौजी बॉर्डर पे यूक्रेन की। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, बीमार प्रेसिडेंट साहब, इन्होंने इस साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक ऐसी स्टेटमेंट फेंकी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इन्वेजन अगर रशिया करता है तो हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी बड़ी इन्वेजन करता है।
अब हालात ये हैं कि ये भी इमरान खान के लगता है अजीज हैं हमारे प्रेसिडेंट भी, वो इस तरह कि जिस तरीके से ये भागे थे अफगानिस्तान से, बेआबरू होके निकले वहां से, अब इस वक्त इनका दुनिया में ना फॉरेन पॉलिसी है, कोई रिस्पेक्ट रह चुकी है, ना इनकी कोई इज्जत रह चुकी है। उसकी आज मैं आखिरी मिसाल ये देना चाहूंगा। आज की खबर ये है कि फ्रांस और जर्मनी और यूक्रेन, ये तीनों कंट्री मिलकर रशिया से बात कर रही है। अब इससे ज्यादा क्या होगा अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ कि आपके एलाइज डायरेक्ट रशिया के साथ एंगेज हो रहे हैं क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी सलाहियत लीडरशिप की नहीं है। तो ये हालात हैं करंट। और मेरे ख्याल में यूक्रेन के अंदर रशिया अपनी वहां कू करने में भी काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहां पे उन्होंने एक यूक्रेन के एमपी को तैयार किया है नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए। यूक्रेन के अंदर रशिया की बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल है। कई जो यूक्रेन के शहरी हैं वो रशिया के साथ जाने के लिए दे आर इंटरेस्टेड इन। और दूसरा अमेरिका जो है वो बिल्कुल इस वक्त किसी भी, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। किसी एलाय, अपने नेटो एलाय या किसी दूसरे को प्रोटेक्ट किस तरह करेगा? जिस तरीके से वो अफगानिस्तान से भागे हैं, ऐसे लोगों से शिकस्त खा के निकले हैं जो मोटरसाइकिलों में फिर रहे हैं। और दूसरा मजाक इनका उड़ाया जा रहा है ताइवान में। इन्होंने अगले दिन फिलिपीन के एरिया में नेवल एक्सरसाइज की है, उसके बाद 35 चाइनीज जेट जो है उड़े हैं जो ताइवान के ऊपर गए। तो इस वक्त दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर खराब हो चुका है और उसका दूसरे कंट्रीज जो है उसका फायदा उठा रहे हैं। ये तब तक होता रहेगा जब तक अमेरिका के अंदर लीडरशिप का वैक्यूम फिल नहीं। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर दुनिया कहाँ से कहाँ जो है वो जा रही है और क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में वही बातें चल रही होती हैं, उसी किस्म की गवर्नमेंट्स आ रही होती हैं जैसी पहले थी, बल्कि उससे भी ज्यादा बद से बदतर होता चला जा रहा है। नहीं, लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी, कुछ उम्मीद है आपको कि कुछ संभाला जा सके? देख, ऐसी बात नहीं है। देखें, जिस तरह आप पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टियां दुबई में है, लंदन में है, तरक्की तो ये भी कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तानी तो तरक्की कर रहे हैं। वहां से जो पैसा निकल के आ रहा है वो सारा कनाडा में शिफ्ट हो रहा है, अमेरिका में शिफ्ट हो रहा है, अल्टीमेटली वो भी पाकिस्तानी है। हाँ, पाकिस्तान के हालात हैं इसमें अभी इस वक्त मेरा ये, ना सिर्फ मुझे, 25 करोड़ लोगों को कोई इस वक्त लीडर नजर नहीं आ रहा। वो मर्दे मोमन, मर्दे मुजाहिद जो पाकिस्तानी हो, जिसके बच्चे पाकिस्तानी स्कूलों में पढ़ते हो, पाकिस्तान का लिबास पहनता हो, पाकिस्तान का खाना खाता हो, पाकिस्तान के ख्वाब देखता हो। अभी मैं आपके लोगों के, अपने मुर्शद बादशाह हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, लाखों के सूट पहन के बैठते हैं सफीरों के सामने, करोड़ों की घड़ियां पहनते हैं, लश लश करते हैं। मेरा मतलब इस वक्त जरा देखें, जब फ्लीट निकलता है तो कितने अरबों की गाड़ियां भागती हैं। इनमें मुझे लीडरशिप नजर नहीं आती। ये सारे बेचारे इंपोर्टेड आपके वजीर हैं, इंपोर्टेड मशीर हैं। इनकी अपनी आमदनी डॉलरों पाउंडों में है। कपड़े पहनते हैं गुची और प्राडो के, मेरा मतलब घड़ियां पहनते हैं रोलेक्स की, गाड़ियां मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू। इनको क्या पता है पाकिस्तान का एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 16 से 20 हजार है, वो सुबह की खाता है शाम को। मैं एक आखिरी इल्तिजा आपके प्रोग्राम के हवाले से करूंगा। खान साहब ने अगले दिन अपने टीवी वाले जो सेगमेंट किया है, एक ड्रामा किया है। खान साहब, आपने बड़े हवाले दिए वर्ल्ड बैंक के, आपने बड़े हवाले दिए ब्लूमबर्ग के। खुदा किसी दिन अपने वजीर आजम हाउस के चौकीदार से पूछे कि तुम महीना किस तरह गुजारे, अपने किसी माली से पूछे। किसी दिन अपारा मार्केट में गाड़ी ऐसे ही रैंडमली रोक के किसी मोटरसाइकिल वाले को रोक के पूछ लें कि तुम बेटा, तुम अब गुजारा किस तरह कर रहे हो। आपको तारे ना नजर आ जाए तो मैं गारंटी देता हूं उनकी चीखें वाशिंगटन डीसी तक हमारे जैसे लोग सुन रहे हैं। हम सुबह शाम खून के आंसू रो रहे हैं खान साहब, जिनको मुहाजिर करके आपने निकाला है, एक दूसरे मुल्क की तरक्की का बायस बन रहे हैं जाके, क्योंकि हमारा अपना मुल्क कोई नहीं, महाजर है। नहीं, आप मैं 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां आज लेकर पाकिस्तान जाऊं, मुझे चपड़ासी कोई ना रखे। तो ये जिस मुल्क के अंदर, आखिरी बात, आरजू, जिस मुल्क में इंसाफ की तहरीक खत्म हो जाए उसका क्या मुस्तकबिल होगा? क्या मुस्तकबिल? ये तहरीक इंसाफ थी ना, इंसाफ की तहरीक थी ये। इसने क्या किया? इंसाफ दिया इसने। 30 किलोमीटर के फासले पे हमारे अमीरुल मोमिनीन सो रहे थे, और 30 किलोमीटर के फासले पे 8 बच्चे, 22 बच्चे मरे के। हाउ डेयर यू स्लीप इन दैट राजधानी के अंदर। आप, हमारे अकबर बादशाह सो रहे थे अपने।
लेकिन सर लास्ट में एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगी जाते जाते कि बिल्कुल गवर्नमेंट को लोग कहते हैं और कहना भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे स्टैब्लिशमेंट लेकर आती है, स्टैब्लिशमेंट मतलब फौज हमारी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, वही गवर्नमेंट चलाती है। पहले मार्शल लॉ लगता था, अब पीछे से सारे काम होते हैं। ऐसी जगह पे पॉलिटिशियन को ही सारा इल्जाम देना क्या सही है? जब तक फौज अपने काम से काम नहीं रखेगी, इंटरफेयर करती रहेगी मुल्क के अंदर सियासत में, तो आपका नहीं ख्याल यही हाल रहेगा मुल्क का? पर आरजू ये आज की एक्सरसाइज नहीं, ये 60s से शुरू हुआ था। मैंने आपको एक दफा अर्ज की थी, हमारे कायद आजम साहब ने तो बेचारों ने पाकिस्तान बनाया था। आज के पाकिस्तान के जो कायद हैं, जो मूजद हैं, वो सिकंदर मिर्जा थे और यूब खान थे। भुट्टो साहब उससे पहले देखे तो वो भी शर्मिंदगी थी, सारी शर्मिंदगी। मैंने बड़ी हिस्ट्री की किताबें पढ़ी, वो भी शर्मिंदगी थी। लेकिन ये जो बैरिया टाउन के मूजद और ये हमारा पाकिस्तान है, इसके मूजद अयूब खान और सिकंदर मिर्जा थे। आप जरा देखें, नोट करें, भुट्टो साहब से लेकर आज तक हर सियासतदान इन्होंने ट्रेन किया, इनकी गोद से तैयार होकर निकला। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन होगा, थे तो पाकिस्तानी। इनमें से कोई फ्रेंच नजर आता है आपको? इनमें से कोई ब्लू नजर आंखों वाला आपको आयरिश नजर आता है? आप जिस आर्मी की बात कर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है। कभी पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोचा इन्होंने? एनफ इज एनफ। मेरा ये क्वेश्चन है, जो भी है, चाहे जो कुछ भी है, थे तो पाकिस्तानी। मैं यहां वॉशिंगटन डीसी में, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूं। अगर मुझे तकलीफ है इस चीज की, मेरे दुख है, मैं यहां चीख रहा हूं, इनका कोई जमीर नहीं है। मेरा ये क्वेश्चन है, आज भी मैं कहता हूं जो हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम बनाने वाले भी तो पाकिस्तानी है। नेशनलिज्म किधर गया? कौन बचाएगा? सर ये किसी से नहीं सीख सकते, कम से कम बांग्लादेश से सीख लें। बांग्लादेश ने फौज को उस जगह भेजा है, बैरकों में, जहां उन्हें होना चाहिए। मुल्लाओं को उधर भेजा है जहां उन्हें होना चाहिए। अपने मस्जिदों में बैठे हैं और अपने साइड पे काम करें। ये इंटरफेयर जो आ जाते हैं ना सब तरफ से, उससे मुल्क खराब हुआ है। आपका एक अलायंस है। मैं आपकी हुकूमत नहीं, इनको हुकूमत या सिस्टम नहीं कहता, ये करप्शन का एक अलायंस है। इसमें, इस हमाम में सब नंगे हैं और उनमें सिर्फ दो चीजें नहीं है, एक नेशनलिज्म नहीं है और खौफ खुदा नहीं। खौफ खुदा, उसकी वजह ये है, ये एक आपकी, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी ले लें, चाहे एस्टेब्लिशमेंट ले लें, चाहे सियासतदान ले लें, करप्शन करनी है, अपनी मादर मिल्लत के कपड़े फाड़ने हैं, अब यहां से भागना है कनाडा। और ये सोल्यूशन नहीं है जानी। मैं यहां बड़े अरसे से आगे बैठा हूं, यहां भी जब तक औलाद को रिज़्क़े हलाल नहीं खिलाओगे, वो आगे ड्रग्स लेंगे, वो आगे सारा कुछ यही करेंगे। इत्तफा करो, अपना ईमान ठीक करो। कैनेडियन सिटीजनशिप, ब्रिटिश सिटीजनशिप इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन। करैक्टर बिल्डर, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।